अध्याय एक कलम की ताकत। लंबे समय से मीडिया बड़े बड़े आंदोलनों के पीछे एक बड़ी ताकत रहा है। बुद्धिमान और दूरदर्शी नेताओं ने हमेशा ही मीडिया की ताकत को अपने देश हित में और देशवासियों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इसका एक समुचित उदाहरण महात्मा गांधी है। राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के अलावा महात्मा गांधी एक मंझे हुए पत्रकार भी थे। वह यंग इंडिया और हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्रों का संपादन करते थे। उन्होंने जेल में रहते हुए भी लेखन कार्य जारी रखा। इसका आम जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया। कहा भी जाता है कि कलम की ताकत तलवार से भी अधिक होती है। इसी ताकत का इस्तेमाल कर गांधी जी ने अपने समाचार पत्रों के स्तंभों के माध्यम से अपने विचारों व भावनाओं का मुखर किया, राष्ट्रीय हित के मुद्दे उठाए और उनके बारे में प्रभावी रूप से लोगों को शिक्षित किया। महात्मा गांधी जी लोगों के घर नहीं गए थे अपनी बात पहुंचाने के लिए। जब वे जेल में भी थे तब भी उन्होंने अपने विचार समाचार पत्र के माध्यम से लोगों के बीच प्रसारित किए। उनका लेखन लोगों से संपर्क साधने का सशक्त माध्यम था। उन्होंने प्रेस के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलनों का भी नेतृत्व किया और सूचना का प्रसार किया, और वे आंदोलन अपने समय में और आगे आने वाले समय में भी बहुत सफल साबित हुए। इसलिए आज मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया तब और अब। पहले का जमाना समाचार पत्रों और रेडियो का था। स्वतंत्रता के लंबे समय बाद टेलीविज़न का भारत में पदार्पण हुआ। उससे पहले मीडिया अधिकांश रेडियो कार्यक्रमों और समाचार पत्रों की प्रतियों तक सीमित था, यानी उनके माध्यम से लोगों को समाचार प्राप्त होते थे। प्रथम सूचना प्रदाता होने के कोई चूहादौड़ नहीं थी कि कौन किसी समाचार और नवीनतम गतिविधियों को लोगों के बीच प्रसारित करने में बाजी मार लेगा। तब मीडिया की विश्वसनीयता होती थी और लोगों की मीडिया की सूचना प्रणाली पर भरोसा होता था। कोई भी सनसनीखेज सामग्री नहीं होती थी, केवल प्रमाणित समाचारों को ही सीधे साधे तरीके से जनता के बीच प्रसारित किया जाता था। संवाददाताओं या खबरनवीसों का काम केवल समाचार देना होता था। किसी भी तरीके से लोगों को प्रभावित करने की उनकी जरा भी मंशा नहीं होती थी। उस दौर में जनता और आम पाठकों का भी समाचार पत्रों व पत्रिकाओं से संपर्क रहता था। लोग अपनी समस्याओं को पत्र के माध्यम से मीडिया में उठाते थे और संबंधित विभाग व अधिकारी उन पर गौर उन समस्याओं का निवारण भी करते थे। आज भी लोग समाचार पत्रों में पत्र लिखकर अपनी समस्याओं को उठाते हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसका कारण है कि मीडिया आज अपनी विश्वसनीयता काफ़ी हद तक खो चुकी है। बाद में दूरदर्शन का पदार्पण हुआ, जो पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाला टीवी चैनल था। इस पर समाचारों के साथ साथ मनोरंजक कार्यक्रमों और हिंदी फीचर फिल्मों का भी प्रसारण हुआ। 15 सितंबर 1959 को श्रीमती प्रतिभा पुरी ने दूरदर्शन पर सबसे पहले समाचार बुलेटिन का वाचन किया। यह समाचार बुलेटिन केवल 5 मिनट का था, लेकिन उसने भविष्य के लिए एक दृश्य माध्यम की विशाल दुनिया के द्वार खोल दिए। उसके साथ ही भारत में टीवी पत्रकारिता के दौर की शुरुआत हुई। उस दौर में समाचार संक्षिप्त विषय पर केंद्रित और तथ्य आधारित होते थे। उनमें कोई ग्लैमर नहीं होता था, कोई सनसनी नहीं होती थी और ना ही कोई मिर्च मसालेदार अथवा पूर्वाग्रह युक्त रिपोर्टिंग होती थी। समाचार वाचक या वाचिका समाचार को जैसा है वैसा ही पढ़ देते थे। समाचार को तोड़ने मरोड़ने या उसे रहस्यमय बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था। वे समाचार को इस तरह दर्शकों तक पहुंचाते थे जिससे लगता था कि वे समाचार से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं और ना ही समाचार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आजकल के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पर 1990 दशक के आखिरी वर्षों में भारतीय टेलीविज़न जगत में भारी और दूरगामी बदलाव आने लगे। ऐसे बदलाव जिन्होंने भारतीय मीडिया का हुलिया ही बदल कर रख दिया। अनगिनत टीवी चैनल, जिनमें समाचार चैनल भी शामिल हैं, कुकुरमुत्तों की तरह पनपने लगे। दर्शकों को देखने के लिए और अधिक विकल्प मिलने लगे। पहले जहां टेलीविज़न कार्यक्रम केवल शाम को 2-3 घंटों के लिए ही आते थे, अब 24 घंटे टीवी पर कार्यक्रमों और समाचारों का प्रसारण होने लगा। इनमें लाइव प्रसारण भी शामिल है। लेकिन लोगों के पास तो वही सीमित समय था और अब उन्हें उपलब्ध ढेर सारे विकल्पों में से चुनाव करना था।
जिससे समाचार चैनलों के बीच एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को कौन अपनी ओर खींच सकता है। हो भी क्यों ना, आखिर किसी चैनल की सफलता का पैमाना यही तो है कि उसे कितने लोग देखते हैं। सफलता के मार्ग पर चलने के लिए चैनलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बाजार में आने वाले नए चलन और प्रचलनों के साथ चलने के लिए समाचार चैनलों ने हर पैंतरे अपनाए ताकि लोग उनके चैनल को देखने के ज़्यादा से ज़्यादा आदी बन जाएं, यानी लोगों को उनके चैनल की लत लग जाए। इस चैनल से टीवी समाचार जगत में ग्लैमर, सनसनी, रोमांच और मनोरंजन सभी का दखल होने लगा। पहले ऐसा कभी ना देखा गया था और ना सुना गया था। इससे लोग भी इसकी ओर आकर्षित होने लगे जैसे पहले कभी नहीं हुए थे। यह सब समाचारों की गुणवत्ता की कीमत पर हो रहा था। इससे समाचार चैनल सूचना व मनोरंजन के भोंडे मिश्रण वाले चैनलों में तब्दील होने लगे, क्योंकि अब वे थोड़े से समाचार सुनाते और बाकी ढेर सारा मनोरंजन परोसते। अब टीवी समाचार चैनल पैसा छापने की मशीन बनने लगे। यह एक नया जमाना था, पत्रकारिता में व्यावसायिकता का घुसपैठ का जमाना। आर्थिक संदर्भों में भारी मुनाफा होने लगा, जिससे बड़े व्यापारी कॉरपोरेट घराने भी समाचार उद्योग में अपने पैर जमाने लगे। उन्होंने स्वयं को इस फलते फूलते उद्योग में आमंत्रित किया और इतिहास में पहली बार समाचार चैनलों का अस्तित्व बड़े व्यापारिक घरानों के हाथों में चला गया। अब इन नए स्वामियों को राष्ट्रीय हितों की सामग्री की प्रासंगिकता, समाचारों की प्रामाणिकता या पत्रकारों के पूर्वग्रहों से कुछ लेना देना नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य केवल मोटा मुनाफा कमाना है और अपने मालिक को की कमाई से इजाफा करना है। एक बार समाचारों के बेचने की व्यावसायिक सोच से मुनाफा होना शुरू हो गया तो दूसरे कारोबारों में लिप्त व्यापारिक व कॉरपोरेट घराने भी समाचार चैनल के कारोबार में कूदने लगे। आजकल ज़्यादातर समाचार चैनल इसी डर्रे पर चल रहे हैं। उनका एक सामान्य एजेंडा यही है कि किस प्रकार अधिक से अधिक दर्शक संख्या हासिल की जाए। बाजार में डटे रहने के लिए उन्हें टीआरपी लक्ष्यों को हासिल करना ही होता है, आंकड़ों का पीछा करना होता है ताकि चोटी पर बने रहें। आज हालत ये है कि गलाकाट प्रतियोगिता में सैकड़ों टीवी समाचार चैनल हैं जो समाचार की प्रतियोगिता और गुणवत्ता के साथ समझौता करने को तैयार हैं। ऐसे में जो आम आदमी है वह कैसे पता लगा सकता है कि उसे मिलने वाला समाचार का स्रोत प्रमाणित है भी या नहीं, या जो समाचार उसे मिल रहा है वह सच भी है या सपाट झूठ। यह भूसे के ढेर से सुई ढूंढने के समान दुष्कर काम है। देश की ध्रुवीकरण कराने और पहले से मौजूद धार्मिक व सामाजिक भेदभाव की खाई को और चौड़ा करने के काम में लिप्त भारतीय मीडिया, राजनीति और कॉरपोरेट घरानों के षड्यंत्रों के शिकार हो गए। आज की तारीख में भारतीय पत्रकारिता सर्वाधिक महत्व वाले दो तत्वों यानी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को खो चुका है। इसकी जवाबदेही तेजी से खत्म हो रही है और कुल मिलाकर इसका ध्यान केवल समाज के कुछ निश्चित गो व क्षेत्रों के एजेंडा को पूरा करना भर रह गया है, जो कि व्यापक सार्वजनिक हितों में कतई नहीं है। किसी स्थिति में भारतीय मीडिया आज की तारीख में बारंबार पक्षपातपूर्ण एक तरफा रिपोर्टिंग में लिप्त होता जा रहा है, जिसे छोटी से छोटी बातों को सनसनीखेज तरीके से परोसा जाता है। कोई भी तथाकथित चोटी का समाचार चैनल खोल कर देखिए और आप पाएंगे कि उसमें कोई बहस चल रही है और बहस में शामिल वक्ता प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ कर ऊंची आवाज़ में चिंघाड़ रहे हैं। इनमें से विजेता वही होता है जो सबसे ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर विरोधियों की बोलती बंद करा दे। इस परिस्थिति में कुछ प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। किसी को जांचे बिना पूर्वग्रह मुक्त समाचार के विचार का क्या हुआ? सूचना के सामान्य प्रसारण का क्या हुआ? मतयुक्त समाचारों का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? यानी पत्रकार कब से किसी मुद्दे पर अपनी निजी राय रखने लगे? ऐसा क्यों लगने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाचार एंकर अपना खुद का एजेंडा चला रहे हैं? सनसनी को जवाबदेही से अधिक महत्व क्यों दिया जाने लगा? क्या आपकी राजनीतिक समझ और राय सचमुच में स्वतंत्र स्वभाव की है या जाने अनजाने यह भी किसी एजेंडा से प्रभावित हो गई है? ये सभी सवाल समस्याओं से घिरे हुए जटिल सवाल हैं और इनके जवाब और भी अधिक जटिल हैं।